थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स ने हिमालय से संबंधित प्रकाशित किया शोध में पाया गया कि ब्लैक कार्बन की वजह से पिघल रही है हिमालय की बर्फ। करीब 2 दशकों से हिमालय पर बढ़ा है ब्लैक कार्बन का स्तर। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर उठाया एक बड़ा कदम, लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल अभियान के तहत दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 29 जिलों में किया जाएगा वृक्षारोपण। ग्लेशियर संरक्षण को लेकर पहल हुई तेज। दुशांबे में आयोजित हुआ एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने पर जताई गई पर्यावरणीय चिंता। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने की भारत की राजकीय यात्रा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों पर की बातचीत। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली राजकीय यात्रा है भारत। भारत सरकार ने डिजिटल पता प्रणाली के लिए लॉन्च की ध्रुवा पॉलिसी। भारत में सटीक डिजिटल पते के लिए है यह एक नया कदम। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर पर आधारित है यह पॉलिसी। हाल ही में झारखंड सरकार राज्य का पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बना रही है। यह टाइगर सफारी लातेहार जिले के बरवाडी पश्चिमी वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। सफारी के निर्माण के लिए लगभग 150 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व या पीटीआर के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि टाइगर सफारी के निर्माण संबंधी अवधारणा की परिकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2012 में जारी पर्यटन संबंधी दिशा निर्देशों में की गई थी। इसमें बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि टाइगर रिजर्व के कोर और बफर एरिया के बाहर टाइगर सफारी की स्थापना की जानी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि ऐसी पहलों से प्राकृतिक आवासों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और न ही संरक्षण लक्ष्यों से समझौता करना चाहिए। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। गौरतलब है कि यह विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पदचिह्न गणना के आधार पर बाघों की गणना की गई है। उल्लेखनीय है कि 1130 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैले पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। हाल ही में एक शोध में पता चला कि हिमालय की बर्फ गर्म हो रही है। ये बर्फ ब्लैक कार्बन की वजह से गर्म हो रही है। थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक अध्ययन के अनुसार हिमालय में ब्लैक कार्बन का स्तर पिछले 2 दशकों से बढ़ रहा है। अध्ययन में 2000 से 2030 के बीच ब्लैक कार्बन और बर्फ के तापमान में हुए बदलावों के उपग्रह आधारित मापों का विश्लेषण किया गया है। बता दें कि ब्लैक कार्बन के अति सूक्ष्म कण होते हैं जो वाहनों, स्टोव और लकड़ी की आग से निकलते हैं। गौरतलब है कि ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जब ये सतह पर जम जाता है तो जमीन को गर्म कर सकता है। यही कारण है कि जलवायु विज्ञानी ब्लैक कार्बन को ग्लोबल वार्मिंग का उत्प्रेरक मानते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्रों में से पूर्वी हिमालय में सबसे गर्म बर्फ की सतह दर्ज की गई है। उसके बाद मध्य और पश्चिमी हिमालय का स्थान है। बता दें कि हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। उल्लेखनीय है कि हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार शामिल है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर वनरोपण के लिए अरावली ग्रीन वॉल अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को पुनः वनरोपण करने के लिए यह परियोजना शुरू की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना के तहत दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में वृक्षारोपण के लिए स्थान की पहचान की गई है। ये पेड़ धूल और प्रदूषण के खिलाफ अवरोधक का काम करेंगे। साथ ही परियोजना अरावली पर्वतमाला पर मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायक होगी। गौरतलब है कि यह अभियान चल रहे एक पेड़ मां के नाम का विस्तार होगा। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्घाटन किया था। वहीं अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में और 20% हिस्सा हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है। यह थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करती है। बता दें कि इकोटोन में क्षेत्र है जहां 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र मिलते हैं। हाल ही में तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें कई देशों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मंत्री शामिल हुए। भारत की ओर से इस सम्मेलन को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर गहरी चिंता जताई और बताया कि यह समस्या जल सुरक्षा, जैव विविधता और लोगों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सम्मेलन में ग्लेशियरों की निगरानी, जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत ने ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम जैसे कई पहले शुरू की है। भारत ने यह भी रेखांकित किया है कि हिमालयी इकोसिस्टम से जुड़े देश एकजुट होकर इस संकट का समाधान तलाश सकते हैं। बता दें कि ग्लेशियर पृथ्वी पर मीठे पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक भी माने जाते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 3% ताजा जल है, जिसमें से 2/3 जल ग्लेशियरों में जमा होता है। ये ग्लेशियर नदी इकोसिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो सतत जल प्रवाह को बनाए रखते हैं। माना जाता है कि ग्लेशियरों में पृथ्वी की पिछले 8 लाख वर्षों तक की जलवायु के रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग चक्रों को समझने में सहायता मिलती है। हाल ही में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की राजकीय यात्रा की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह पहली राजकीय यात्रा है। यह राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार से समीक्षा करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। बता दें कि 13 सितंबर 1961 को भारत और पराग्वे के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच अच्छे और दोस्ताना संबंध बने हुए हैं। भारत और पराग्वे व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, दवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम कर रही हैं। पराग्वे लैटिन अमेरिका में भारत का एक खास व्यापारिक साझेदार देश है। यहाँ कई भारतीय कंपनियां पराग्वे के ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में काम कर रही हैं। वहीं भारत में पराग्वे की कुछ कंपनियों को संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, जो दोनों देशों के मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। जानकारी के लिए बता दें कि पराग्वे दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका में एक लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटीना से लगती है। इसकी राजधानी असुनसियोन पराग्वे नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे मकर रेखा होकर गुजरती है, जो इसे 2 भागों में विभक्त करती है। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुवा नीति का अनावरण किया है। यह नीति डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर या डिजिपिन पहल पर आधारित है, जो कि भारत के राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड का हिस्सा है। इस नीति का उद्देश्य देश में एक मजबूत, सुरक्षित और सटीक डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है, जिससे हर व्यक्ति और जगह का डिजिटल रूप से सटीक पता बनाया जा सके। बता दें कि ध्रुवा नीति के तहत भारत में सभी स्थानों के लिए एक यूनिक डिजिटल पता तैयार किया जाएगा, जो जियो कोडिंग तकनीक पर आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि हर पते को एक निश्चित भौगोलिक निर्देशांक के साथ जोड़ा जाएगा। इससे एड्रेस यानी पते की पहचान अधिक सरल और विश्वसनीय होगी। इस प्रणाली से डाक सेवा में सुधार के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह नीति डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स, आपातकालीन सेवाओं और स्मार्ट शहरों के विकास में भी मदद करेगी। इससे डिलीवरी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से मिलेंगी। नीति के अंतर्गत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि यूजर्स का निजी जानकारी सुरक्षित रह सके। जानकारी के लिए बता दें कि ध्रुवा नीति भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। यह मिशन देश में डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाकर नागरिकों की जीवन शैली में सुधार लाने का प्रयास करता है। तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बिहार में राजगीर के हॉट स्प्रिंग की जांच की है। इस जांच के निष्कर्ष इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। इसके अनुसार इन गर्म पानी के झरनों में कौन से सूक्ष्मजीव मौजूद हैं, इसका अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। दरअसल शोधकर्ताओं को गर्म वातावरण से पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र करने होते हैं। राजगीर में पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस वजह से नमूने एकत्र करना मुश्किल होता है। हालांकि जो नमूने एकत्र हुए हैं, उसमें बैक्टीरिया की कई प्रजातियां मिली है। झील में सूक्ष्मजीव विविधता का 40 से 43% हिस्सा एक्टिनोबैक्टीरिया का था। गौरतलब है कि इस समूह से संबंधित बैक्टीरिया रोगाणुरोधी यौगिकों के ज्ञात उत्पादक हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी प्रसिद्ध दवाओं की खोज सबसे पहले एक्टिनोबैक्टीरिया के उत्पादों के रूप में की गई थी। शोध में कहा गया कि अब तक अध्ययन किए गए गर्म झरनों में एक्टिनोबैक्टीरिया की बहुत कम विविधता देखी गई है, लेकिन राजगीर में इसकी प्रचुरता है। गौरतलब है कि राजगीर हॉट स्प्रिंग या गर्म पानी के झरने राजगीर बिहार में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने प्राकृतिक गर्म झरनों और कथित औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये झरने त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए लाभदायक है। राजगीर के गर्म झरनों में सबसे प्रमुख हॉट स्प्रिंग ब्रह्मकुंड है। हाल ही में GIA यानी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने लैब में विकसित डायमंड्स के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है।
GIA लैब में विकसित डायमंड्स की गुणवत्ता का मूल्यांकन पारंपरिक 4 Cs यानी कलर, क्लैरिटी, कट एंड कैरेट वेट के बजाय वर्णात्मक शब्दों जैसे प्रीमियम और मानक के माध्यम से करेगा। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं को लैब में विकसित और प्राकृतिक हीरो के बीच अंतर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। बता दें कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे में मूलतः प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं। इनकी रासायनिक, प्रकाशीय और भौतिक गुण और क्रिस्टलीय संरचना एक जैसे होती है। ये प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तथा प्राकृतिक हीरे के समान ही कठोर होते हैं। इनके उत्पादन में कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक है उच्च दबाव, उच्च तापमान विधि, जो सबसे आम और सस्ती विधि है। यह विधि उन परिस्थितियों की नकल करती है जिनमें पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक हीरे बनते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन को उच्च दबाव और उच्च तापमान पर रखा जाता है। वहीं दूसरी विधि में गैसीय रूप में कार्बन को एक कमरे में रखा जाता है और उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। जब ये गैस ठंडी हो जाती है तो वह कार्बन के रूप में एक पतली परत में बदलकर हीरे के क्रिस्टल के रूप में विकसित हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सूरत हीरा व्यापार का एक वैश्विक केंद्र है। यहाँ दुनिया का लगभग 90% हीरा काटा और पॉलिश किया जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। बता दें कि 81वीं वार्षिक वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट या WATS 1 से 3 जून तक आयोजित की गई। गौरतलब है कि इस बैठक में शीर्ष वैश्विक विमानन उद्योग के दिग्गजों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों सहित 1600 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से 15 मिलियन से अधिक यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिला है। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 1945 में की गई थी। यह वैश्विक हवाई यातायात के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 350 एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, जबकि इसके कार्यकारी कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वहीं उड़ान योजना की बात करें तो इस योजना का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पलामू टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। 2. यह विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पदचिह्न गणना के आधार पर बाघों की गणना की गई थी। 3. वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ध्रुवा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नीति डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर पहल पर आधारित है। 2. इसका उद्देश्य देश में एक मजबूत, सुरक्षित और सटीक डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है। 3. इस नीति के अंतर्गत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, पराग्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। 2. इसकी सीमा ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटीना से लगती है। 3. इससे कर्करेखा होकर गुजरती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पृथ्वी पर मीठे पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक भी माने जाते हैं। 2. ग्लेशियर नदी इकोसिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है। 3. पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल 3% ताजा जल है, जिसमें से 2/3 जल ग्लेशियरों में जमा है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की थी। 2. इस पहल के तहत दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। 3. यह पहल अरावली पर्वतमाला पर मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद, भारत में हुआ।
इस आयोजन में थाईलैंड की ऊपर सुचाता चुआंगश्री को विजेता चुना गया और 72वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में इथियोपिया की हासिड डेरेजे एडमसू को उपविजेता घोषित किया गया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता था। उल्लेखनीय है कि अब तक 6 भारतीय महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जिनमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर शामिल हैं। बीते दिनों एयर मार्शल जसवीर सिंह मान भारत वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पद ग्रहण किया। बता दें कि एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वे सर्वप्रथम भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त हुए थे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी का पदभार संभालने से पहले वे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। बता दें कि जसवीर सिंह मान को राष्ट्रीय पुरस्कार, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में डी गुकेश कार्लसन को हराने वाली रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। बता दें कि नॉर्वे चेस एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट है, जिसमें शीर्ष शतरंज खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस जीत के साथ ही डी गुकेश 8.5 अंकों के साथ नॉर्वे शतरंज 2025 अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि डी गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में 2 नए स्थलों को शामिल किया है। इन स्थलों में राजस्थान के फलोदी में स्थित खीचन और उदयपुर के मीनार झील शामिल है। भारत में अब आर्द्रभूमियों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है, जो एशिया में सबसे अधिक है। बता दें कि वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 रामसर स्थल हो गए हैं। इनमें खीचन, मीनार, सांभर और केवलादेव घाना नेशनल पार्क शामिल है। गौरतलब है कि रामसर साइट एक आर्द्रभूमि है, जिसे आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत इसे 1 फरवरी 1982 को अपनाया था। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कार्रवाई करने पर जोर देता है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबान कोरिया गणराज्य कर रहा था। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1973 में हुई थी और इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। पिछले कुछ सालों में यह दिन हमारे पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों का एक प्रतीक बन गया है और दुनिया भर में लाखों लोग पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए इस उत्सव में भाग लेते हैं। हरित राज्य बनने की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव बनने को तैयार है। इस पहल के तहत गांव के सभी सार्वजनिक स्थान सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, जिसमें सामुदायिक भवन, पंचायत कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य सरकारी इमारतें शामिल है। सरकार ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने की घोषणा की है, जिसका उपयोग सौर स्ट्रीट लाइट, सौर वाटर हीटर और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना में फिर से विस्फोट देखा गया। बता दें कि माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। यह ज्वालामुखी स्ट्रेटोवोल्केनो प्रकार का है, जिसका मतलब है कि यह मिश्रित ज्वालामुखी है। इसके लावा की संरचना ठंडा और चिपचिपा किस्म की होती है, जिसकी वजह से इसमें विस्फोट काफी भयंकर होता है। इसकी विशेषताओं में शिखर क्रैटर, सिंडन कोन, लावा प्रवाह और वैले डी बोव अवसाद जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हाल ही में खीर भवानी उत्सव की शुरुआत की गई। यह उत्सव ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में किया जाता है। बता दें कि मूल मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 के आसपास कराया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका नवीनीकरण करवाया। यह मंदिर देवी रागन्या देवी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता इसके केंद्र में स्थित षटकोणीय झरना है, जो अपने पवित्र जल के लिए पूजनीय है। इस मंदिर और त्योहार दोनों का नाम एक मीठे व्यंजन खीर से लिया गया है, जिसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।